Welcome to online study at QES. हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूएस टेक्निकल एकेडमी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई और आरआरबी जेई के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास शुरू कर चुका हूं, जो मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है गाइस, तो इससे पहले मैंने 5 लेक्चर आपको दिए गाइस। तो आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, तो देखिए गाइज, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो बेटर कंसेप्ट के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए शुरुआत से आप पढ़ें तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो प्रीवियस लेक्चर देखें। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, वहां से हमारे प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं और फिर आप कंटिन्यू करिए। आपका बेटर है कि जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो पढ़ाते हुए चल रहा हूं, उसमें से कोई क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। आप अगर कंसेप्ट लगाना सीख गए तो आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व होने से नहीं बचेगा। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है गाइज, रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो। काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो में स्टार्ट कर चुका हूं। इससे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में बता दिया था। ठीक है गाइज, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ फ्लो। अब ये रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज है क्या? इसको रिप्रेजेंट हम कैपिटल क्यू से करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो। तो ये डिस्चार्ज है क्या? देखिए, जब कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो किसी क्रॉस सेक्शन से लीव करेगा, निकलेगा। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल पाइप से फ्लो हो रहा है, तो पाइप जहां पर खत्म होगा वहां से फ्लूइड निकलना स्टार्ट होगा बाहर। तो वहीं तो हम मेजर करते हैं कितना फ्लूइड आया, कितना फ्लूइड मतलब क्वांटिटी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? रेट निकालते हैं तो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड इज कॉल्ड द डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो। यानी एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से, एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में? अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में फ्लो होने वाली फ्लूइड की क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात यह आती है कि इसको मेजर कैसे करें। यूनिट की बात आती है, इससे पहले यूनिट्स मैंने सब आपको फाइंड करके दिखाई हैं। तो अब यूनिट्स की बात आती है कि मेजर कैसे करें। ठीक है, तो देखिए इसको मेजर करने के लिए लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए अलग अलग फिनोमेना है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के लिए डिस्चार्ज को जो है क्वांटिटी, डेफिनेशन तो वही रहेगी, क्वांटिटी पर सेकंड, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकंड। तो जो क्वांटिटी है वो लिक्विड के लिए वॉल्यूम के टर्म में नापी जाती है। कैसे नापी जाती है? वॉल्यूम के टर्म में। तो वॉल्यूम पर सेकंड, क्वांटिटी पर सेकंड, दैट मींस वॉल्यूम पर सेकंड। ठीक है, तो वॉल्यूम पर सेकंड में नापी जाएगी। तो वॉल्यूम को मीटर क्यूब और पर सेकंड। तो इसमें अगर हम लिक्विड को नाप रहे हैं तो मीटर क्यूब पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। इसकी एक और यूनिट होती है गाइस, जिसको हम बोलते हैं लीटर पर सेकंड, लीटर पर सेकंड। अब अगर कन्वर्जन करना हो, हम स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट पढ़ते हैं, तो अगर हमें कन्वर्जन करना हो तो कन्वर्जन कैसे करेंगे? तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 लीटर। ठीक है, अगर ऐसे हम गैसेस की बात करें, फॉर गैसेस, तो देखिए हमें पता है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि लिक्विड जो है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। दैट मींस उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लेकिन जो गैसेस हैं इनकी क्या है? ये कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। दैट मींस इनकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकती है। अगर डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी गाइस तो क्या होगा? इनका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, तो क्रॉस सेक्शन पर फ्लूइड का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो आप कैसे मेजर करोगे? ठीक है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन उनका वेट चेंज नहीं हो सकता। वेट तो उतना ही रहेगा। तो इसकी क्वांटिटी, यानी गैसेस की जो क्वांटिटी हम वो किस टर्म में मेजर करते हैं? वेट के टर्म में। तो इसको हम मेजर करेंगे वेट पर सेकंड, क्वांटिटी पर सेकंड, दैट इज वेट पर सेकंड। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन पर सेकंड। दूसरी यूनिट होती है गाइस इसकी केजीएफ पर सेकंड। ये तो ऐसा यूनिट हो गई। केजीएफ जो है ये एमकेएस यूनिट है, और ये किसकी है? एमकेएस यूनिट किसकी है? फोर्स की। फोर्स की एमकेएस यूनिट है केजीएफ। अगर कन्वर्जन करना होगा गाइस तो 1 केजीएफ इक्वल्स टू होता है 9.81 न्यूटन।
1 kgf इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हम कैसे मेजर करेंगे और उसकी यूनिट क्या होगी। दूसरी बात आती है कि ये होगा क्या, फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए डिस्चार्ज का। तो देखिए गाइस, जब किसी क्रॉस सेक्शन से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस पर दो फैक्टर होते हैं जो मेनली इफेक्ट डालते हैं। सपोज दैट आपका ये पाइप है, इससे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यहां से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है, तो अगर इस क्रॉस सेक्शन को ये साइज है और ये साइज है, तो एक ही सेकंड में किससे फ्लूइड ज्यादा निकलेगा टाइम के रेस्पेक्ट में? इससे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया ज्यादा है तो एक सेकंड में फ्लो होने वाले फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक फैक्टर, तो एक फैक्टर मिल गया हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या मिल गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे ही अगर फ्लूइड, देखिए यहां से किसी भी पाइप में ले लो, फ्लूइड अगर स्लो निकल रहा है और बहुत तेजी से निकल रहा है, तो तेजी से निकलेगा तो एक सेकंड में ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ फ्लो, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा होगी तो भी डिस्चार्ज ज्यादा होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होगी तो डिस्चार्ज कम होगा। तो मेनली दो फैक्टर होते हैं जो डिस्चार्ज को इफेक्ट करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज होता है वो इन दोनों क्वांटिटी का, इन दोनों फैक्टरों का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो Q इक्वल्स टू A इंटू बी, Q इक्वल्स टू A इंटू बी, ये आपका डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब डिस्चार्ज हमें पता चल गया तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लूइड की कितनी क्वांटिटी टाइम के रेस्पेक्ट में निकल रही है। अब इसके आधार पर एक इक्वेशन आई थी जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, देखिए पहले तो हमें समझना है कंटिन्यूटी इक्वेशन है क्या और किस प्रिंसिपल पर काम करती है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आपका निकल चुका है। ठीक है, तो पहली बात तो है कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पर काम करती है। किस पर? कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है यानी कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ पर या उसके प्रिंसिपल पर काम करती है। ये क्वेश्चन गाइस कई बार आया हुआ है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन वर्क्स ऑन किस पर काम करती है? कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पर, कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पर काम करती है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाले फ्लूइड की क्वांटिटी सेम रहती है, वो बदलती नहीं है। ठीक है, ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ है। तो इसी सिद्धांत पर कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि किसी भी पाइप के अंदर या कोई भी आपका क्रॉस सेक्शन हो, किसी भी पाइप के अंदर फ्लो होने वाले फ्लूइड की क्वांटिटी हर क्रॉस सेक्शन पर सेम रहती है। किसी भी पाइप के अंदर फ्लो होने वाले फ्लूइड की क्वांटिटी हर क्रॉस सेक्शन पर सेम रहती है। यानी सपोज दैट हमारे पास कोई पाइप है, यहां से जितनी क्वांटिटी फ्लूइड की जाएगी उतनी क्वांटिटी यहां से निकलेगी। जितने भी सेक्शन आप मानोगे, हर सेक्शन से फ्लो होने वाले फ्लूइड की क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को प्रूव कैसे करेंगे। अगर हम, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया, अगर मैं ऐसे एक पाइप लेता हूं तो ये तो हमें कॉमन सा दिखेगा, जितना जा रहा है वो यहां जाएगा, वो यहां जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिंग क्रॉस सेक्शन का पाइप ले लेते हैं। ठीक है, यानी इस पाइप का क्रॉस सेक्शन ग्रेजुअली वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है, ग्रेजुअली वेरी कर रहा है, और इसमें हमने दो सेक्शन मान लिए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब हमें प्रूव यह करना है कि सेक्शन 1 से जितनी क्वांटिटी फ्लूइड की जाएगी सेक्शन 2 से भी उतनी ही क्वांटिटी फ्लूइड की जाएगी। वो क्वांटिटी किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे हम? टाइप के रेस्पेक्ट में। तो क्वांटिटी पर यूनिट टाइम, दैट मींस डिस्चार्ज हो गया वो। तो हमें यह प्रूव करना है कि सेक्शन 1 पर डिस्चार्ज इक्वल्स टू सेक्शन 2 पर डिस्चार्ज। ठीक है, तो मान लो, अब देखिए वेरिंग क्रॉस सेक्शन है, तो अगर हमें नहीं पता फ्लूइड कंप्रेसिबल है या इनकंप्रेसिबल है। अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल हुआ तो यहां पर और यहां पर डेंसिटी चेंज हो जाएगी, क्लियर है, और अगर इनकंप्रेसिबल हुआ तो वो चेंज नहीं होगी। तो हमें नहीं पता है, तो पहले हम मान लेते हैं यहां पर डेंसिटी ρ1 है, वेलोसिटी v1 है और एरिया a1 है। यहां पर देखिए एरिया भी चेंज हो रहा है, तो डेंसिटी ρ2 है, वेलोसिटी v2 है और एरिया a2 है। ठीक है,
वेलोसिटी देखिए, अगर क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम होगी, अगर एरिया ऑफ फ्लो बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो अलग अलग होगी। तो यहाँ v1 मान ली, यहाँ v2 मान ली। हमें नहीं पता अगर डेंसिटी कांस्टेंट हुई तो ये दोनों वैसे इक्वल होकर कैंसिल हो जाएंगी, नहीं हुई तो दोनों अलग अलग कंसीडर ही होंगे, ठीक है। एरिया देखिए यहाँ पर कम दिख रहा है, यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर एरिया भी अलग अलग मान लिया, A1 और A2, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये सेक्शन 1 पर जो डिस्चार्ज होगा वो सेक्शन 2 पर भी होगा, ठीक है। तो देखिए इससे इक्वेशन क्या निकल के आएगी फॉर सेक्शन 1। सेक्शन 1 के लिए जो डिस्चार्ज होगा Q इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अगर हमें डेंसिटी चेंज हो रही है, हमारी डेंसिटी भी एक फैक्टर है, एरिया इनटू वेलोसिटी तब है जब डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी को हमने एज अ फैक्टर कंसीडर नहीं किया है। लेकिन यहां पर हमें नहीं पता फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है या कंप्रेसिबल है, ठीक है। तो हम यहां डेंसिटी को भी कंसीडर करेंगे, तो डेंसिटी भी उसके प्रोडक्ट में शामिल हो जाएगी। दैट मींस A इंटू V, अब यहां पर रो भी लग जाएगा अगर डेंसिटी को कंसीडर करोगे। अगर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है तो, सॉरी कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो, इनकंप्रेसिबल होगा तो ये हट जाएगा, क्लियर है। तो अब ये सेक्शन 1 पर निकालना है, तो सेक्शन 1 पर डेंसिटी रो1 है, एरिया A1 है और वेलोसिटी V1 है, तो रो1 A1 V1, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन 2 के लिए निकालेंगे गाइज, तो सेक्शन 2 के लिए डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, रो2 A2 V2, ठीक है। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है गाइस कि हर सेक्शन से फ्लो होने वाले फ्लूइड की क्वांटिटी सेम रहेगी, यानी हर क्रॉस सेक्शन पर जो डिस्चार्ज है वो बराबर रहेगा, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, ठीक है। दैट मींस अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन Q1 इक्वल्स टू Q2 हो जाएगा, तो Q1 की वैल्यू रख देंगे हम रो1 A1 B1 इक्वल्स टू रो2 A2 V2। जो ये इक्वेशन आपकी बन गया, ये रो1 A1 B1 इक्वल्स टू रो2 A2 B2, इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। और जैसा गाइस मैंने आपसे कहा भी कि हमें नहीं पता फ्लूइड कंप्रेसिबल है या इनकंप्रेसिबल है, तो हमने यहां पर डेंसिटी को कंसीडर कर लिया है, तो ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है, इनकंप्रेसिबल दोनों के लिए। अगर हम इनकंप्रेसिबल करेंगे तो देखिए डेंसिटी दोनों की बराबर हो जाएगी, क्योंकि इनकंप्रेसिबल में क्या होता है, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, जब बराबर होगी तो कैंसिल हो जाएगी, A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो रो1 और रो2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। जब रो1 रो2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगी गाइस, क्या बचेगा, A1 B1 इक्वल्स टू A2 V2, A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2। तो ये हो गई आपकी गाइस कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही जब कंटिन्यूटी इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं तो याद रखना ये क्या कहती है, इक्वेशन क्या निकल के आती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये इक्वेशन इनकंप्रेसिबल के लिए एप्लीकेबल है, ये कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल दोनों के लिए, सिर्फ इनकंप्रेसिबल के लिए, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करती है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्वेश्चन इसमें से 3-4 कई बार निकलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली जो फॉर्म है इसी की, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन को अगर तीनों डायमेंशन में हमें निकालना हो तब वो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। या कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन को हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टियंस कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टियंस कोऑर्डिनेट। ये दोनों नाम से अक्सर पूछी जाती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन बोला हो या कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टियंस कोऑर्डिनेट बोला हो, दोनों के लिए एक ही बात है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन का क्या मतलब देखिए गाइस, टाइप्स ऑफ फ्लो में मैंने आपको 1, 2 और 3 डायमेंशनल फ्लो बताया था। तो जब 1, 2, 3 डायमेंशनल फ्लो बताया था तो मैंने मान लिया था ये 3 डायमेंशन है, तो एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा और एक जेड एक्सिस होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में पार्टिकल की वेलोसिटी u मानते हैं, वाई एक्सिस में पार्टिकल की वेलोसिटी v मानते हैं, और जेड एक्सिस में पार्टिकल की वेलोसिटी w मानते हैं। तो तीनों एक्सिस में अगर वो मूव कर रहा है तो तीनों एक्सिस में इन तीनों वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा, ठीक है। तो ये 3 एक्सिस में वेलोसिटी थी, तो अब हमें तीनों एक्सिस में जो इक्वेशन देखनी है। देखिए इसका वैसे तो डेरिवेशन है गाइस, लेकिन डेरिवेशन आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे सिर्फ वहां से क्या फॉर्मूला बनता है और वो किस लिए यूज की जाती है ये क्वेश्चन निकलेगा। तो डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं डेरिवेशन भी आपको समझा दूंगा। हालांकि हमें जो कॉम्पिटिशन एग्जाम पढ़ रहे हैं, आरआरबी जेईई
UPSSC जेई या SSC जेई, ठीक है, उसके लिए जो है इसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ जो SSC जेई का जो सेकंड स्टेज का एग्जाम है सब्जेक्टिव, उसमें जरूरत पड़ती है। तो गाइस जब वो एग्जाम आएगा उस समय मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए, तो जो आपकी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है इन 3 डायमेंशन या कार्टियन कोऑर्डिनेट, वो क्या होती है वो देख लेते हैं। देखिए, डेल रो ओवर डेल टी, डेल रो ओवर डेल टी प्लस डेल ओवर डेल एक्स रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई रो बी प्लस डेल ओवर डेल जेड रो डब्ल्यू, ठीक है। टी क्या है, जैसे मैंने आपको 1 2 और 3 डायमेंशनल फ्लो में बताया था कि जो वेलोसिटी है वो स्पेस के साथ साथ टाइम का फंक्शन हमेशा रहती है। टाइम का तो रहेगी, स्पेस में तीनों का हो या ना हो। तो ये क्या है, डेंसिटी, ये रेस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन है। रो डेंसिटी है यू, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन और डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आपकी निकल के आई है गाइस, इसी को इक्वल्स टू जीरो भी है, इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन गाइस आपकी निकल के आई है, इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन या कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टियन कोऑर्डिनेट। ये है आपकी जनरल फॉर्म। क्या है, जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म को आप किसी भी तरह पर अप्लाई कर सकते हो, मोस्ट कॉमन और जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हम डेरिवेशंस करते हैं या थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते हैं वो आइडियल कंडीशन में निकालते हैं, यानी उसमें लॉसेस को कंसीडर नहीं करते हैं। एक्चुअल में जो लॉसेस होते हैं फिर थ्योरेटिकल वैल्यू से कंपैरिजन करके हम बैलेंस करते हैं कि कितना लॉसेस हो रहा है, तो कौन सी चीज ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब आइडियल कंडीशन में निकालनी है हमें तो चीजें, ठीक है। जो हम थ्योरेटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं वो किसमें करते हैं, आइडियल कंडीशन में, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि इस कंटिन्यूटी इक्वेशन जो 3 डायमेंशन आपने फाइंड की है वो किस किस पर एप्लीकेबल है, किस किस तरह के फ्लो पर, किस किस तरह के ऑब्जेक्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन है ये 3 तरह के फ्लो के लिए एप्लीकेबल है। पहला फ्लो स्टडी और अनस्टडी फ्लो, स्टडी और अनस्टडी फ्लो के लिए भी एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए भी एप्लीकेबल है, साथ ही कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल दोनों तरह के फ्लूइड पर एप्लीकेबल है। यानी कहीं पर स्टडी या अनस्टडी फ्लो हो रहा है वहां पर भी इसे अप्लाई कर सकते हो, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, और यदि फ्लूइड कंप्रेसिबल है या इनकंप्रेसिबल है दोनों ही तरह के फ्लूइड पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है देखने को। तो किस किस पर एप्लीकेबल है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें आइडियल कंडीशन की, तो आइडियल कंडीशन के लिए क्या है, हम मानते हैं कि फ्लो हमेशा हमारा स्टडी होना चाहिए, फॉर स्टडी फ्लो, ठीक है। अब स्टडी फ्लो के लिए जो मैंने टाइप्स ऑफ फ्लो बताया उसमें स्टडी फ्लो मैंने आपको पढ़ाया था। स्टडी फ्लो के लिए डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी डेल रो ओवर डेल टी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। या प्रीवियस लेक्चर में देखिए मैंने डिटेल में समझाया है आपको कि ये वैल्यू कैसे सब निकल के आती हैं। तो डेल रो ओवर डेल टी इक्वल्स टू जीरो होता है स्टडी फ्लो के लिए। तो अगर इस इक्वेशन में हम स्टडी फ्लो पे अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये वाला टर्म डेल रो ओवर डेल टी जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्टडी फ्लो के लिए वैल्यू जीरो होती है। तो अब इक्वेशन क्या बचेगी, देखिए, डेल ओवर डेल एक्स रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई रो बी प्लस डेल ओवर डेल जेड रो डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो। दूसरी फॉर्म आपकी ये बन जाती है, ठीक है। तीसरा आइडियल कंडीशन में हम क्या मानते हैं कि फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होना चाहिए हमारा। आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन बताई थी मैंने पहले ही लेक्चर में, ठीक है। तो हम ये मानते हैं फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। तो अगर फ्लूइड को इनकंप्रेसिबल मान लेंगे, फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, अगर फ्लूइड गाइस हमारा इनकंप्रेसिबल है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इनकंप्रेसिबल के लिए डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो देखिए ये डेंसिटी, ये डेंसिटी, ये डेंसिटी तीनों बराबर होंगी। जब तीनों बराबर है तो इसको हम बाहर ले लेंगे कॉमन, और जब बाहर कॉमन ले लेंगे उसके बाद बराबर के उधर ले जाएंगे, तो इधर जीरो है तो जीरो हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब यह है कि यहां से डेंसिटी हट जाएगी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, देखिए, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इक्वल्स टू जीरो। आइडियल कंडीशन में
आइडियल कंडीशन में जो कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन बनती है वो ये है, सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है। जनरली अगर आपसे कह रहा है कंटिन्यूटी इक्वेशन तो इसकी बात कर रहा है वो। अगर इनमें से किसी की बात करेगा तो जनरल फॉर्म या फॉर सिर्फ ओनली स्टडी फ्लो या ओनली इनकंप्रेसिबल फ्लो ये मेंशन करेगा। अदरवाइज नॉर्मली सबसे कॉमन फॉर्म यही है, यही यूज की जाती है, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आपसे कहे कि इसी इक्वेशन को 2 डायमेंशन में लिखो तो जिस 2 डायमेंशन में लिखवा रहा है उसी डायमेंशन को कंसीडर कर लो। मान लो x और y में लिखवा रहा है तो z में w की वैल्यू 0 हो जाएगी, u और v की वैल्यू निकल के आएगी। अगर y और z में निकलवा रहा है तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो u की वैल्यू जिसकी वैल्यू 0 हो उसको वहां से हटा दो। ठीक है, अगर मान लो हम x और y में निकालते हैं तो w क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर 2 डायमेंशनल। x और y में निकालते हैं तो w 0 हो जाएगा, u और v में निकल के आएगी। तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल्स टू। तो गाइस अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी किसी गिवन टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की पार्टिकल ने। तो यहां फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लूइड के पार्टिकल की बात करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी हो जाएगी उसकी। एक्सीलरेशन क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी फ्लूइड अगर वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन एग्जिस्टेंस में रहेगा ही। ठीक है, तो जो फ्लूइड पार्टिकल है उनमें एक्सीलरेशन क्या हो रहा है तो वो किस तरह से होता है और किस तरह से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये बात आएगी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की। तो देखिए गाइस, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्लो बताया तो 1, 2 और 3 डायमेंशनल फ्लो। दैट मींस उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की वो स्पेस कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड के साथ साथ टाइम का फंक्शन होती है। यानी टाइम का तो रहेगी और इसमें से किसी एक का, 2 का या तीनों का फंक्शन होगी। ठीक है, तीनों का भी होगी 3 डायमेंशनल फ्लो हो जाएगा, 2 का होगी 2 डायमेंशनल फ्लो हो जाएगा, तीनों और 1 का होगी तो 1 डायमेंशनल फ्लो हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी u, y डायरेक्शन में v और z डायरेक्शन में w मानते हैं। ठीक है, तो मैंने उस समय आपको 3 इक्वेशन बताई थी कि जब वेलोसिटी x y z और तीनों डायरेक्शन में तो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी u x में होगी, v y में होगी और w z में होगी। तो u इज द फंक्शन ऑफ किसका, स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम, यानी x, y, z एंड टाइम t। ऐसे ही v इज द फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t, स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम। ऐसे ही w इज द फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t, स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम का फंक्शन होती है। तो ये क्या, तीनों डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी दिखा रहा है ना पार्टिकल की, लेकिन कंबाइंड वेलोसिटी तो एक ही होगी पार्टिकल की, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी v। और v को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, i फॉर x एक्सिस, j फॉर y एक्सिस और k फॉर आपका जो है जेड एक्सिस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इससे हम रिप्रेजेंट कर देंगे यानी यू आई फॉर एक्स एक्सिस वेक्टर फॉर्म वी जे प्लस डब्ल्यू के। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। और मैग्नीट्यूड गाइस कैसे निकालते हैं, ये बहुत मोस्ट कॉमन फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी और ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। ये सेपरेट वेलोसिटी तीनों अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी के बाद हम किसकी बात करते हैं, एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या है गाइस, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आपका ax है, y डायरेक्शन में ay है और z डायरेक्शन में az है। 3 अलग अलग एक्सीलरेशन मान लिए, अलग अलग वेलोसिटी तो अलग अलग मानेंगे, x डायरेक्शन में ax, y डायरेक्शन में ay और z डायरेक्शन में az। और इनका जो कंबाइंड एक्सीलरेशन यानी रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है वो मान लो आप कैपिटल A है। ठीक है, ये कैपिटल A मान लिया। तो देखिए अब हम तीनों डायरेक्शन में पहले अलग अलग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, फिर अभी जो वेक्टर फॉर्मूला था उसी को लगा के हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे रिजल्टेंट का। ठीक है, तो पहले ax आपका क्या होगा, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब x डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी x डायरेक्शन वाली लेंगे, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर चेंज ऑफ टाइम, तो du ओवर dt क्या हो जाएगा, du ओवर dt, ये आपका बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए गाइस हम इसे चेन रूल डिफरेंशिएशन लगा देंगे। एक्चुअली जो वेलोसिटी है वो तीनों डायरेक्शन में ना, तो चेन रूल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में। हम क्या करेंगे, इसको x y z के सापेक्ष में, तीनों डायरेक्शन के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट। लेकिन हर बार u अपॉन t, वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वही आना चाहिए। यही तो होता है चेन रूल डिफरेंशिएशन, तो यही लगा देंगे। तो देखिए अगर हम चेन रूल डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो पहले डेल u ओवर डेल x,
एक्स के सापेक्ष में कर दिया हमने, ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट है गाइस, ठीक है, डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है, इनटू dx ओवर dt, dx ओवर dt, x से x कैंसिल, u ओवर t हमेशा आपका बचता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अब y के सापेक्ष में डेल u ओवर डेल y dy ओवर dt, यहां भी y कैंसिल, u ओवर t बचेगा। ऐसे ही z के सापेक्ष में डेल u ओवर डेल z dz ओवर dt, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं लास्ट में, फाइनली यहां है किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में हो उसके रेस्पेक्ट में पार्शियली करते हैं, या टाइम के रेस्पेक्ट में तो डेल यू ओवर डेल टी, डेल यू ओवर डेल टी। ये आपका क्या हो गया, चेन रूल डिफरेंशिएशन हमने इसमें लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म देखिए और ये वाला टर्म देखिए। x क्या है, dx, चेंज ऑफ डिस्टेंस इन x डायरेक्शन। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी, दैट मींस dx ओवर dt क्या हो गया, x डायरेक्शन में वेलोसिटी यानी u, ठीक है। ऐसे ही dy ओवर dt, चेंज ऑफ डिस्टेंस इन y डायरेक्शन, तो चेंज ऑफ डिस्टेंस इन y डायरेक्शन यानी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो dy ओवर dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, दैट इज v। ऐसे ही डेल z ओवर डेल t, तो डेल z ओवर डेल t क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्टेंस इन x z डायरेक्शन, ठीक है, दैट मींस डेल z dz अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन z डायरेक्शन, दैट इज w। क्लियर है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे गाइस, तो ax की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ये तो हो जाएगा u डेल u ओवर डेल x, प्लस ये हो जाएगा v डेल u ओवर डेल y, प्लस ये हो जाएगा आपका w डेल u ओवर डेल z, प्लस डेल यू ओवर डेल टी, डेल यू ओवर डेल टी। ये इक्वेशन आपकी बन के आ गई। ऐसे ही गाइस हम क्या करेंगे, बाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे और जेड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। देखिए जब बाई डायरेक्शन में फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां डी वी ओवर डी टी हो जाएगा, तो यू जो यू का टर्म आ रहा है ये ऊपर, ये सब वी हो जाएगा, बाकी इक्वेशन सेम निकल के आएगी। क्लियर है, तो हम यहां लिख सकते हैं सिमिलरली ए वाई इक्वल्स टू यू, अब यहां हो जाएगा वी, तो डेल वी ओवर डेल एक्स, प्लस वी यहां हो जाएगा वी, तो डेल वी ओवर डेल वाई, प्लस डब्ल्यू यहां भी वी हो जाएगा, तो डेल वी ओवर डेल जेड, प्लस डेल यहां भी वी हो जाएगा, तो डेल वी ओवर डेल टी। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, जेड डायरेक्शन में निकाल लेंगे, तो यहां वी की जगह क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, जेड में जो वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी यू डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स, प्लस वी डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई, प्लस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड, प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। तो ये तीनों डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन गाइस निकल के आ गया, ए एक्स ए वाई और ए जेड, ये तीनों डायरेक्शन में क्या हो गया, आपका एक्सीलरेशन फाइंड होके आ गया। ठीक है, ये ए एक्स ए वाई और ए जेड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है गाइस, वो हमेशा याद रखना, इसमें पूछा जाता है आपसे कि लोकल और कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या होता है। क्या क्या पूछा जाता है, लोकल और कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। एक आपसे पूछा जाएगा लोकल एक्सीलरेशन क्या होता है, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या होता है। कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या होता है, ये दो चीज यहां से आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इस इक्वेशन में जो लास्ट वाला टर्म है, ये वाला डेल यू ओवर डेल टी, डेल वी ओवर डेल टी और डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको हम बोलते हैं लोकल एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे, लोकल एक्सीलरेशन, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तीनों में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज लोकल एक्सीलरेशन। ठीक है, और इसके अलावा इस इक्वेशन में जो बाकी तीनों टर्म बचे, ये वाले तीनों टर्म जो बचे, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। ये तीनों टर्म क्या है, एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल जेड, ये सब क्या है, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, यानी स्पेस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन की डेफिनेशन हो गई कि चेंज ऑफ
वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। तो ये आपके लोकल एक्सीलरेशन हो गया और जो बाकी बचा इक्वेशन में ये आपका कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम बात करते हैं जैसे कि आइडियल कंडीशन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया आइडियल कंडीशन के क्या है, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेडी फ्लो। तो हमने मान लिया फॉर स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो के टाइप में मैंने सारी कंडीशन आपको लिखाई है। स्टेडी फ्लो में क्या होता है गाइस कि चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल v ओवर डेल t विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई हुई है। तो डेल v ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, v क्या है, यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 है तो जिसका मतलब क्या है, उसके कंपोनेंट भी 0 होंगे। इसके कंपोनेंट कौन कौन से, u v और w, यानी दैट मींस इसका मतलब हुआ डेल u ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0 और डेल v ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0 और डेल w ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0। ये तीनों कंपोनेंट 0 है तो इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। तो स्टेडी फ्लो के लिए ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो ये तीनों टर्म 0 कर दो, बाकी जो इक्वेशन बची वो आपकी स्टेडी फ्लो के लिए निकल के आ जाएंगी। दैट मीन्स ए एक्स इक्वल्स टू यू डेल u ओवर डेल x प्लस v डेल u ओवर डेल y प्लस w डेल u ओवर डेल z। ठीक है, ये टर्म 0 हो जाएगा स्टेडी फ्लो के लिए। ऐसे ही ए वाई इक्वल्स टू यू डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वी ओवर डेल जेड। ये टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा आपका स्टेडी फ्लो के लिए। ऐसे ही ए जेड इक्वल्स टू यू डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड। ये वाला टर्म आपका स्टेडी फ्लो के लिए 0 हो जाएगा। तो स्टेडी फ्लो के लिए एक्सीलरेशन की ये 3 इक्वेशन आपकी बन के आ जाएंगी। ठीक है, तो अब ये तो हमने एक्सीलरेशन निकाला अलग अलग डायरेक्शन में। अब क्या करेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी द्वारा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या माना गाइस हमने, a। तो a इक्वल्स टू क्या होगा, x डायरेक्शन में जो है उसको i के साथ दिखाया जाता है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, और अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या हो जाएगा गाइस, सिंपल सा फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो लोकल और कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन यहां से याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लोकल एक्सीलरेशन क्या होता है और कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है गाइस, तो इससे अगले टॉपिक लेकर मैं अगले लेक्चर में फिर मिलता हूं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।